11th कैसा भी गया, 12th अच्छा जाना चाहिए। क्वेश्चन उठता है कि पढ़े कैसे, प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि 95 का सपना तो ले लिया, तो तैयारी कैसे करें। मैं हूं ना, सब बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना। हमें 95 से अबव लेकर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th का रिजल्ट आ गया है भाई, और 12th में पहुंच चुके हो। 11th कैसा भी गया, 12th अच्छा जाना चाहिए, ये सब ठान लिया होगा, कसमें भी खा ली होंगे कि भाई 12th में बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, हमें 95 से अबव लेकर के आने। ये सारे हमने भी अपने टाइम पे ये बातें बोली थी, तुमने भी बोली होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि पढ़े कैसे, प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि 95 का सपना तो ले लिया, पर तैयारी कैसे करें। मैं हूं ना, सब बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, सब बताऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल 12-13 पेज की जो स्लाइड बनाई है ना, इसीलिए बनाई है। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई कैसे 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो पता होना चाहिए राइट मटेरियल, कहां से कौन सी बुक ले और कौन सी बुक ज्यादा बेस्ट है। तो देखो, अकाउंट्स की कौन सी बुक ले, अकाउंट्स की कौन सी बुक लेनी है आपको, टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल में से कोई भी एक बुक ले लेनी। इस पे डिबेट मत करना, नहीं टीएस बढ़िया होता है, डीके गोयल, टीएस डीके गोयल, ऐसा कोई डिबेट नहीं, ठीक है, कोई डिबेट नहीं, क्योंकि दोनों ही बुक्स बहुत ही अच्छी हैं। एनसीईआरटी अगर आपके स्कूल वाले फोर्स कर रहे हैं एनसीईआरटी ले, तभी लेना, वरना अकाउंट्स की एनसीईआरटी मत लेना, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी लास्ट में करेंगे हम। अब मैं अपनी बता रहा हूं, मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, भाई जब मैं तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल और एनसीईआरटी तीनों बुक से पढ़ाऊंगा। यहां तक आ गया समझ में। तो भाई मैं तो तीनों बुक से पढ़ा ही रहा हूं, समझ में आ गया। तुम्हें तीनों बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब जिसके पास रुपया ज्यादा है, जुनूने काट रहे हैं, तो फिर भाई ले लो, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल और एनसीईआरटी, इन दोनों में से कोई एक बुक लेना, एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है। और मैं तो तीनों से ही पढ़ाऊंगा, तीनों के क्वेश्चन करवाऊंगा बोर्ड में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये जो बुक है, ठीक है। 12th क्लास में आपकी 3 बुक है, 11th में एक ही अकाउंट्स की बुक थी ना, मौज कर लिया, जल्दी सिलेबस खत्म हो गया और वो इजी भी था। 12th इजी नहीं है भाई। अच्छा टीचर अगर तुम्हें नहीं मिला, तो ये समझ लेना कि रट्टा लगाते रह जाओगे पूरे टाइम रट्टा लगेगा। वो जो आप खेलते थे ना, 11th में खेलना कूदना सब चलता था, पढ़ाई भी चलती थी, 12th में खेलना कूदना सब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रट्टा ही लगाना स्टार्ट कर दोगे, समझ में आया। तो रट्टा मत लगाना, और रट्टा ना लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बहुत ही डीप डाइव करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट बुक ये है आपकी, ये आपकी फर्स्ट बुक है, और फर्स्ट बुक के अंदर आपके ये टॉपिक्स है। जैसे कि फंडामेंटल, मतलब पार्टनरशिप आपके फर्स्ट बुक का नाम है। दो या दो से ज्यादा लोगों की पार्टनरशिप है, तो उसके फंडामेंटल्स पढ़ने, यानी बेसिक रूल्स। गुडविल की वैल्यूएशन, तुमने 11th में पढ़ा कि गुडविल नाम की कोई चिड़िया होती है ना, इंटेंजिबल एसेट होता है, लेकिन अब उसकी वैल्यूएशन निकालना सीखेंगे कि गुडविल है, रुपया बताओ कि गुडविल की वैल्यू रुपीज में कितनी है, मनी टर्म्स में कितनी, मॉनेटरी वैल्यू कितनी है उसकी, वो सीखेंगे। उसके बाद चेंज इन पीएसआर, ठीक है, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दो पार्टनर तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो होगा ना, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड कर रखा होगा। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, कैसे चेंज होता है, कैसे करते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा, समझ में आ गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारी चीजें बताऊंगा भाई, कि भाई कोई नया पार्टनर का एडमिशन करना है, ठीक है। मान लो ये और ये लड़की, ये दोनों पार्टनर हैं फर्म में पार्टनर है। एक और लड़की आना चाह रही है पार्टनरशिप, ये दोनों बहुत बढ़िया पैसा छाप रहे हैं, इसने बोला मेरे को भी पार्टनरशिप में ऐड कर लो, तो उसका क्या प्रोसेस होगा ये भी सीखेंगे। मान लो ये जो लड़की नहीं आई, ये आई और इस बेचारी की डेथ हो गई, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक और पार्टनर आया, मान लो वो रिटायर कर गया, उसकी क्या काउंटिंग होगी, ये भी पढ़ेंगे। हर चीज के पीछे लॉजिक, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड बुक, या आपकी देखो
फर्स्ट आपने पार्टनरशिप पढ़ ली, फर्स्ट बुक पार्टनरशिप की, फर्स्ट बुक पूरी की पूरी पार्टनरशिप। सेकंड बुक और थर्ड बुक जो है ना वो आपकी कंपनी के ऊपर है। अब जो सेकंड बुक है उसके अंदर सिर्फ आपकी ये शुरू के 2 चैप्टर है और ये 2 चैप्टर आपके 24 मार्क्स के हैं, याद रखना। 24 मार्क्स के सिर्फ 2 चैप्टर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा डीप है भाई, बहुत ज्यादा। शेयर्स तो भाई लास्ट तक बच्चों को परेशान करता है, लेकिन हमसे पढ़ोगे तो पेपर फोड़ के आओगे, याद रखना। हमसे पढ़ोगे तो मौज है, बाकी वो पता नहीं मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा पार्टनरशिप पढ़ेंगे और ये आपका शेयर्स तो सुना ही होगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। डिबेंचर क्या होता है, एक तरीके से लोन होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये भी पढ़ेंगे बहुत ही डीपली। यहां तक आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद ये जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, ये कट चुका है, ठीक है, ये कट चुका है, ये आपके सिलेबस से कट चुका है, तो ये आपको नहीं पढ़ना। तो भाई मौज आ गई यहां तक, ठीक है। एक सिलेबस कट गया और ये थोड़ा मुश्किल भी था, इशू बहुत इजी है, रिडम्पशन थोड़ा सा इशू के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल, इत्तू सा मुश्किल था, तो वो हमने कर लिया। अब आगे देखो, अब ये 2 मिलकर के 24 मार्क्स का, पार्टनरशिप जो है अकेले 36 मार्क्स की है, ठीक है। और बाकी ये जो 4 चैप्टर हैं, ये 4th, 5th, 6th और 7th, इसके अंदर ये जो कैश फ्लो है ना ये 8 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है, और बाकी ये जो 3 है ये आपके 12 मार्क्स के हैं। समझ में आया? कैश फ्लो 8 मार्क्स का, बाकी 3 12 मार्क्स के। अब बाकी 3 के अंदर क्या है, आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सारी चीजें पढ़नी है। मतलब कंपनी पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों को कंपेयर करो, देखो कि भाई क्या हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया पिछले साल के मुकाबले या कम कमाया, ये सारी कैलकुलेशन करनी। बहुत ही इजी है ये चैप्टर, फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, भाई इतने फॉर्मूले 15 फॉर्मूले, और उस 15 फॉर्मूले के अंदर भी इतने सारे फॉर्मूले, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। क्या करते, रात दिन रट्टा मारता, चाहिए बहुत रट्टा मारते हैं, बिल्कुल रट्टा ही रट्टा मारते हैं। और फिर जब वाइवा होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल पूछ लेती है, जो तुम्हारी मैम आती है बाहर से एक्सटर्नल, वो कॉन्सेप्चुअल पूछ लेती है, तो बस चुपचाप रहते हो, बस क्या बोलते हो, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा। कोई रेशियो का आइडियल रेशियो का 2:1 है तो 2:1 क्यों है उसका आइडियल रेशियो, इसके पीछे का भी लॉजिक बताऊंगा, मौज कर दूंगा, पढ़ते रहना बस, ठीक है। चैनल से जुड़े रहना। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो पूरे साल भर में कंपनी के अंदर कितना कैश का आउटफ्लो इनफ्लो हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना हुआ, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सभी चीजों से कितना कैश जनरेट हुआ, कैश आया कैश गया, हम कैश पॉजिटिव में है या कैश नेगेटिव में है ना, ये सारी चीजें। तो ये तो हो गया आपके अकाउंट्स का। अब इको के लिए क्या पढ़ें, इको के लिए कौन सी बुक लें, कहां से पढ़ें, कौन से ऑथर की लें, क्या एनसीईआरटी लेनी है? तो नहीं बेटा, देखो सबसे पहली बात, इको की आपकी 2 बुक्स हैं, सबसे पहले मैक्रो और दूसरा इंडियन इको। 11th में आपने पढ़ा था माइक्रो, इंडिविजुअल लेवल पे, और उससे मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलेट नहीं कर पाते। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो प्रैक्टिकली आप उसको अपने आसपास देख नहीं पाते हो, ठीक है, आसपास देख नहीं पाते, और इतना इंटरेस्टिंग वो लगता भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मौज आ जाएगी, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना आप पूरे नेशन के बारे में पढ़ोगे, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ोगे, समझ में आया? पूरी दुनिया की इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, तो ये बहुत बेस्ट चीज है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको संदीप गर्ग की बुक लेनी है, इसमें आप एनसीईआरटी भाई इसमें मत लेना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी मत लेना क्योंकि संदीप गर्ग ज्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा पीओवी है, इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें बताऊंगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके अंदर। बाकी आपके स्कूल के टीचर जो भी बोले आप वो ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा।
वो भी अच्छी होंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग संदीप गर्ग बढ़िया है और मैंने अपने पिछले स्टूडेंट्स को यही बोला और बढ़िया डिसीजन था। ठीक है, इंडियन इको, इंडियन इको जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री है। अरे बाप रे, क्वेश्चन ही होता भाई, अच्छा ये हिस्ट्री पढ़नी है क्या? अब इस आर्ट से इसलिए तो भागे थे, कॉमर्स इसलिए तो लिया था क्योंकि नए सिरों से शुरू करना था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था, नए सब्जेक्ट होंगे, नए टीचर्स होंगे, नई, हाँ सब कुछ नया नया होगा। तो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है भाई इंडियन इको। तो हिस्ट्री नाम सुनते ही क्या आता है? अरे बोरिंग सा होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। हिस्ट्री में देखो लॉजिक नहीं होता, सच्चाई है, हिस्ट्री में लॉजिक नहीं होता। लेकिन ये इंडियन इको है, ठीक है, इंडियन इको, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। हिस्ट्री तो है लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स है, तो जहां इकोनॉमिक्स घुस जाता है वहां कॉन्सेप्ट भी अपने आप ही घुस जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी, कुछ चीजें इसके अंदर याद करने वाली हैं, कुछ चीजें इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, याद करने वाला काम आपका। ठीक है, वैसे तो याद करना नहीं है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना पूरी लिख दोगे, मेरे को पता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी लेनी है भाई, इसके लिए आपको एनसीईआरटी ही लेनी है। इसकी आप संदीप गर्ग या टीआर जैन कुछ नहीं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट। हाँ, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर है भाई? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये यूनिट्स हैं, ये जो है ना 4 यूनिट्स हैं। तो पहला हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की इनकम कितनी है, पूरे कंट्री की इनकम कितनी है, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, यानी पैसा क्या है, ठीक है, अलग अलग टाइप के पैसे होते हैं, मतलब मनी सप्लाई अलग अलग टाइप की होती है। और क्या नाम है, मनी के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो आरबीआई है वो कैसे इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करती है पूरी इंडिया के अंदर, महंगाई कैसे डिसाइड होती है कि कब महंगाई आने वाली है। आपने सुना होगा न्यूज में कि हो सकता है अभी महंगाई आ जाए, आरबीआई रेट कट करने वाली है। अभी फेड, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है यूएस का, फेड ने क्या किया, अभी रेट कट किए, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर समझ में आए, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई, हवाबाजी हो जाएगी तुम्हारी। जहां खड़े हो गए ना 4-5 टर्म्स फेंक के मार दिए इकोनॉमिक्स के कि ये महंगाई आने वाली है, टोरा, ऑरा और टोरा दोनों बन जाएगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी पढ़ेंगे हम। हालांकि ये चैप्टर ना बच्चों, ये यूनिट बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं हूं ना, देखना बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, वो उसमें आप ये पढ़ोगे कि भाई डॉलर के रेट कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, $1 इतने रुपए के बराबर है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन सा सिस्टम है इसके पीछे, ठीक है, कैसे डिसाइड होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंट्री का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि कंट्री ने कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है, कितना विदेशों से लोन लिया, ये सारी चीजें क्या होती है, कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। ये अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप बता दोगे किसी भी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, आराम से बता दोगे। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको वाइडर टर्म्स में पढ़ना है, समझ में आया, आ गया होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको वाइडर टर्म्स में पढ़ना है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बहुत ही, मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ना, बिल्कुल ब्रॉडर पिक्चर हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन इको, इंडियन इको जैसे कि मैंने बताया भाई, ऑल अबाउट इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से लेकर के अभी तक। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद कैसी है, सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और जो एक लास्ट चैप्टर होगा आपका, वो कंपैरिजन करेंगे अपन इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी के स्टडी करेंगे कि इंडिया क्यों पीछे रह गया, सॉरी इंडिया क्यों पीछे रह गया चाइना से, और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया इंडिया और चाइना दोनों से। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, और ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आपको डेटा बहुत सारा दिया होगा, तो डेटा कैसे लिखना है, डेटा कैसे याद होगा, डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है बिजनेस स्टडीज, याद रखना बिजनेस स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज आती हैं, सिर्फ
केस स्टडीज आएंगी भाई। ठीक है, अरे यार यहां लिख दो ना, केस स्टडीज आएंगे बिजनेस के अंदर, केस स्टडीज आएंगी, याद रखना। क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान से पढ़ना बिजनेस स्टडीज को। कहीं ऐसा कर लो कि हाँ अच्छा प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के गोल डिसाइड करना, ये सारी प्लानिंग होती है। सिर्फ डेफिनेशन रट के जाओगे तो खत्म, टाटा बाय बाय गया, ये हो जाओगे वहां पे जाके। ठीक है, तो केस स्टडीज इसीलिए बिजनेस के भी आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, केस स्टडीज ही आएंगी। और आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, क्योंकि रीड करते करते बिल्कुल इतने पैराग्राफ की तरह होते हैं, एक स्टैंजा दे देगा पूरा। ठीक है, स्टैंजा तो पोएम में होता है, मतलब एक पैरा दे देगा, उस पैराग्राफ जितना 4 5 10 लाइन होंगी उसको पूरा पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दो, सीधा क्वेश्चन आंसर नहीं आते। ठीक है, और इसकी भी आपको एनसीईआरटी की लेनी है, बिजनेस की भी आपको एनसीईआरटी ही लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद बिजनेस स्टडी की देखो 2 बुक्स होती है, बिजनेस स्टडी की 2 बुक्स होती है। सबसे पहले उसके अंदर सबसे पहले के अंदर क्या होगा, पहले बुक के अंदर मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कौन कौन से स्टेप्स है, प्लानिंग ये सारी चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड बुक जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, जहां फाइनेंशियल वर्ड आ गया मतलब पैसा, पैसा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप पढ़ोगे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ोगे। और फाइनेंशियल मार्केट इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा ना, स्टॉक मार्केट में ना इंटरेस्ट आ जाए तो नाम बदल देना मेरा, देख लेना। फाइनेंशियल मार्केट इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा, समझ में आया। तो ये है आपका ओवरऑल सारा 12th का। मैंने ये बता दिया कौन सी बुक लेनी है, कहाँ से, मतलब कौन से ऑथर की लेनी है, कैसे पढ़ना है, इसी YouTube चैनल से पढ़ना है, सारी चीजें मैं करवा दूंगा आपको। बस क्या है कि भाई ऑनलाइन पढ़ोगे ना तो ये मत सोचना कि भाई वीडियो है ऐसे करके देख रहे हैं ऐसे तक, ये नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर के पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। ये 95% हलवा नहीं है, ठीक है, कईयों के लिए हलवा है, लेकिन जो बच्चे शुरू से मतलब वीक हैं उनका बेस पहले बनेगा, फिर थोड़ा सा स्टेप वाइज ऊपर चलेंगे। और जो पहले से जिनका स्ट्रांग है बेस, तो फिर उनके लिए तो भाई मौज है, उनके लिए तो मौज है, उनको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और मजा आ जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स, बिजनेस, इको, ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी बता दो कि भाई 12th का एक बैच लॉन्च होने वाला है चेतना सृजन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, कॉमर्स वाले चैनल पे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और ये जो मिशन लिया है, ये जो मिशन लिया है 95 वाला, ठीक है, 95% का जो मिशन लिया है, ठीक है, इसको पूरा करना। स्टार्टिंग में तो बहुत कसमें खाते हैं हम, 11th में बेकार गया हमारा 11th 12th में कि इस साल मौज कर देंगे, लेकिन फिर वही है कि धीरे 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 जोश ठंडा होता जाता है। तो जोश मीटर हाई रखना है, सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल सिंसियरली पढ़ना है। मैं ये भी नहीं कहता कि खेलना कूदना आपका बंद हो जाएगा, खेलना कूदना बंद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलना है, स्लो चलना है लेकिन बढ़िया तरीके से चलना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, याद रखना हमेशा। मेरे को वो बच्चा नहीं चाहिए कि भाई जो पढ़ाई में बहुत तेज हो लेकिन पढ़ता ना हो, जिसका माइंड बहुत शार्प हो लेकिन वो वो पढ़ता ही ना हो, जल्दी कॉन्सेप्ट समझ लेता हो लेकिन प्रैक्टिस ना करता हो। मेरे को वो बच्चा चाहिए भले ही वो वीक हो, थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है, मेहनती है, तो वो एक लॉन्ग टर्म में उस पहले वाले बच्चे से आगे निकल जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।